आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड है। अभी तक हमने एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट में हमने कि हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या उनके सॉल्यूशंस थे। इसको हम डिस्कस कर चुके थे कि स्मॉल लैंड होल्डिंग थी तो कंसोलिडेशन किया गया, लैंड पे प्रेशर था तो हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया, लैंड डिग्रेड थी तो हमने फर्टिलाइजर का यूज़ किया, क्रेडिट फैसिलिटीज़ की कमी थी तो हमने बैंकों के थ्रू उनको क्रेडिट दिलाई, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी थी तो हमने इरिगेशन में एक्सपेंड किया और रेंट के जो जमींदार के द्वारा हाई रेंट लिया जाता था हमने उसको एबोलिश कर दिया। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो इसी चैप्टर का सेकंड मेन टॉपिक है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। देखिए, एक बहुत अच्छी कोट है, कहा गया है पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव ए गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो गरीब देश हम जब भी तरक्की कर सकते हैं जब उनके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। इंडिपेंडेंस के समय हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास केवल दो तरह की इंडस्ट्री थी, एक कॉटन टेक्सटाइल और एक जूट। दो तरह की इंडस्ट्री थी केवल, और उसके बाद हमारे पास एक अच्छे से मैंने सिर्फ आयरन और स्टील की केवल दो ही फर्म थी, एक जमशेदपुर में और एक कलकत्ता में। यानी कि दो इंडस्ट्री थी, एक कॉटन टेक्सटाइल और जूट वाली, और एक आयरन और स्टील में हम देखें एक जमशेदपुर में और एक कलकत्ता में। अब इसमें जो गवर्नमेंट को ये डिसाइड, मतलब हमें ये डिसाइड करना था, हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई थी, हमें ये डिसाइड करना था कि गवर्नमेंट का रोल क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा। अब प्राइवेट की बात अगर हम करें, प्राइवेट के पास ना तो कैपिटल थी पैसा लगाने के लिए, और अगर कैपिटल कुछ लोगों के पास थी भी, वो इसलिए नहीं लगाना चाहते थे कि मार्केट उतना बड़ा नहीं था कि जो उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, उन व्यापारियों को ये कह सके कि आप आओ और पैसे लगा दो। क्योंकि अगर उनको डर था कि फेल हो, यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है तो उनका बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट जानती थी कि कैपिटल के जो प्राइवेट लोग हैं उनके पास कोई कैपिटल नहीं है, और गवर्नमेंट को अपना अगर सोशलिस्ट प्रिंसिपल पूरा करना है तो गवर्नमेंट को ही मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल जितनी भी मेजर इंडस्ट्री थी अपने हाथ में ले लिया, और प्राइवेट सेक्टर होगा कि आप हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रहोगे, हमारे साथ ही रहोगे बनके। क्लियर? तो यानी कि हमने देखा कि गवर्नमेंट इस समय हमारे पास सिर्फ दो ही इंडस्ट्री थी, एक कॉटन टेक्सटाइल और जूट, और आयरन इंडस्ट्री हमारी एक जमशेदपुर में थी और एक कलकत्ता में थी। प्राइवेट के पास पैसा नहीं था, और अगर पैसा था तो वो मार्केट में लगाना नहीं चाहते थे, तो गवर्नमेंट को ही अब लोगों की भलाई के लिए सारे डिसीजन खुद लेने थे। तो गवर्नमेंट ने, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 बनाई, जिसको हमने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया। इसको हम महान लोबिस प्लान बताते हैं। महान लोबिस बेसिकली एक स्टैटिशियन है, कलकत्ता से पढ़े हैं और इंग्लैंड से पढ़े हैं। इनसे रिलेटेड सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महान लोबिस क्या थे। एक स्टैटिशियन थे, कहाँ से पढ़े? कलकत्ता से पढ़े, और उन्होंने अपनी कुछ स्टडी इंग्लैंड से भी की। क्लियर? और महान लोबिस किस प्लान से रिलेटेड थे? सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड थे। ध्यान रखना, बस ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने इस प्लान के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में हमने कहा कि जो भी कैटेगरी 1 की इंडस्ट्री होगी 17, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट चलाएगी, प्राइवेट सेक्टर उसमें आ ही नहीं सकता, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज। सेकंड में हमने कहा, सेकंड कैटेगरी में इनको पब्लिक सेक्टर शुरू कर सकता है और प्राइवेट इनको सपोर्ट करेगा। ऐसी हमारी 12 इंडस्ट्री होंगी। शुरू केवल पब्लिक सेक्टर ही करेगा, प्राइवेट शुरू ही नहीं कर सकता। क्लियर? और प्राइवेट केवल उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। मान के चलो मैं एक्टिवा बना रहा हूँ, स्कूटर बना रहा हूँ, तुम क्लच बना लो, बस इतना, और कुछ नहीं। थर्ड, प्राइवेट सेक्टर, इन पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता था। जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं आती थी वो थर्ड में आती थी। अब द सेक्टर वाज केप्ट अंडर कंट्रोल। अब ये जो कैसे पता लगेगा कि ये एक रूल बना रहे, तो इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया लाइसेंस का। तो लाइसेंस में हमने क्या कहा कि कोई भी नई इंडस्ट्री जो लगेगी वो बिना लाइसेंस के अलाउ नहीं होगी। इसका पर्पस गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई लाइसेंस क्यों चाहिए? गवर्नमेंट ने कहा कि हम रीजनल इक्वालिटी प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, क्षेत्रीय समानता, कि ऐसा ना हो कि सारी इंडस्ट्री कलकत्ता में, जमशेदपुर में, दिल्ली में, मुंबई में ही लग जाए। हर एरिया में लगनी चाहिए इंडस्ट्री, मुजफ्फरनगर में भी होनी चाहिए, दिल्ली में भी, मेरठ में भी और फरुखाबाद में भी। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अगर कोई इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन में लगाता है तो लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी भी कम रेट में मिल जाएगी। मतलब अगर कोई इंसान, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री अगर बैकवर्ड रीजन में लगाएगा उसको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, टैक्स में कट हो जाएगा, उसको टैक्स कम लगेगा उस पर, और उसको इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी कम पे करने पड़ेंगे। और अगर वो डेवलप इलाके में लगाएगा उसको लाइसेंस इजीली मिलेगा ही। उसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है तो अगर वो भी अपनी यूनिट, अपना आउटपुट एक्सपेंड करना चाहती है या अपने प्रोडक्शन को डाइवर्स करना चाहती है, मतलब अपना अपना जो उत्पादन है वो बढ़ाना चाहती है, जितनी उसके पास लाइसेंस में परमिशन है उससे ज़्यादा अगर वो प्रोड्यूस करना चाहती है,
या फिर वो जो प्रोडक्ट वो बना रही है, जैसे पार्ले जी, अगर मान के चलिए पार्ले जी वो वाला बिस्कुट बनाते हैं इसको बच्चा सब पत्ता छप के, उसके अलावा अगर वो कोई और बिस्कुट बनाना चाहता था तो भी उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। इसका पर्पज़ क्या था, गवर्नमेंट ने इसका क्या पर्पज़ दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चेक करना चाहते हैं, हम ये लाइसेंस इसलिए आपको मैंडेटरी कर रहे हैं ताकि हम आप जितनी इकोनॉमी को, जितनी हमारे देश को जरूरत है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ना करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए कार्वे कमेटी 1955 में, कार्वे कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कार्वे कमेटी, इसको विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी भी कहा जाता है। इसने सजेस्ट किया कि अगर हमें रूरल का डेवलपमेंट करना है तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहिए। इसको मैं अब एसएसआई पढ़ूंगा। अब एसएसआई क्या है, एसएसआई मतलब वो है जिसके अंदर एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। एसएसआई वो है जिनके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। 1951 में ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट 5 लाख थी और प्रेजेंट में 5 करोड़ है। अगर 1950 तक कोई भी जो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करेगा वो एसएसआई में काउंट होगा और आज की डेट में 5 करोड़ का होगा। एसएसआई क्या है, ये लेबर इंटेंसिव है और इनको हम ये बड़ी फर्म के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। इनको हमने बड़ी फर्मों से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ प्रोडक्ट्स इन्हीं के लिए रिजर्व कर दिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। मतलब ये जो प्रोडक्ट होंगे वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही बना सकती है, ना कोई बड़ी फर्म नहीं बना सकती, ना गवर्नमेंट की फर्म बना सकती। हमने क्या कर दिया, इनको एक्साइज ड्यूटी के लिए कम कर दी और बैंक लोन इनको कमिट पर हमने दिला दी। अब हमने क्या किया, जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी, हमारा जो फॉरेन गुड्स था, ट्रेड पॉलिसी यहाँ पे रिलेटेड है हमारी फॉरेन फॉरेन ट्रेड से। ट्रेड पॉलिसी मतलब क्या है, हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की हमने जो पॉलिसी अपनाई उसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। दोनों एक ही चीज़ है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। देखते हैं होता क्या है। अप टू फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान, जो पहले 5 साल के प्लान थे, मतलब 1990 में हमने 7 5 ईयर प्लान बनाए हैं। तो जो पहले 7 5 ईयर प्लान थे उनका उद्देश्य क्या था, रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब हमें क्या करना था, हमें सेल्फ रिलायंस का गोल अचीव करना था। बेसिकली सेल्फ रिलायंस मतलब जो भी हम इंपोर्ट कर रहे थे हमें उनको रिप्लेस करना था डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हीकल्स नॉट टू इंपोर्ट बट इंडस्ट्री टू स्टार्ट इन द कंट्री। जो हमारे व्हीकल्स हैं हम उनको इंपोर्ट ना करें, हम कारें इंपोर्ट ना करें, जब मुझे सीधा वॉक्सवैगन इंपोर्ट ना करें, हम अपने ही मारुति खोल लें। तो ये हमारा पर्पस था कि हम कोई भी चीज़ें इंपोर्ट ना करें, हम उसको अपनी ही कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। गवर्नमेंट ने इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया। प्रोटेक्शन कैसे दी, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट टू टू फॉर्म, टैरिफ एंड कोटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म। ध्यान रखना, ये दोनों जो आए हैं टैरिफ एंड कोटा, अभी तक हमने एक ही देखी थी, लाइसेंस। लाइसेंस क्यों लाए गए थे, लाइसेंस इसलिए लाए गए थे ताकि किसी नई इंडस्ट्री को हम बिना लाइसेंस के शुरू ना कर सके, और अगर उसको प्रोडक्शन बढ़ाना था तो वो प्रोडक्शन ना बढ़ा सके, और अगर वो प्रोडक्ट चेंज करना चाहता तो प्रोडक्शन चेंज ना कर सके। लेकिन इंपोर्ट को रोकने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए, आयात को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 रूल अपनाए, एक टैरिफ है, एक कोटा। देखिए टैरिफ क्या है, टैरिफ टैक्स है, टैरिफ आर ए टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो भी हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे उस पर जो टैक्स लगेगा वो टैरिफ है। दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। वो जो भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उनको ज़्यादा महंगा कर देते हैं और उनका यूज कम करवा देते हैं। दीज आर इन अमाउंट। देखिए टैरिफ एक अमाउंट में है। देखिए टैरिफ एक टैक्स है, टी से टैरिफ, टी से टैक्स, याद रखना, टी से टैरिफ, टी से टैक्स। ये अमाउंट में लगता है, टैक्स में लगता है अमाउंट में, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आपने कुछ भी चीज़ इंपोर्ट की, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया और उसके बाद उसके प्राइस बढ़ गए ताकि लोग इंपोर्ट ना करें। ठीक है। दूसरा कोटा, कोटा क्यू से कोटा, क्यू से क्वांटिटी, क्यू से कोटा, क्यू से क्वांटिटी, याद रखना। कोटा, कोटा स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स है विच कैन बी इंपोर्टेड। यहाँ पे टैरिफ में तो अमाउंट आती है कितनी, आप जो भी सामान मंगाओगे, हमने क्वांटिटी नहीं बताई, हमने कहा हम उस पर इतनी अमाउंट का एक टैक्स लगा देंगे। 100 रुपये की चीज़ थी, हमने कहा गवर्नमेंट ने कि हम उस पर 50 रुपये का टैक्स लगा ही देंगे। तो जैसे आप 100 रुपये का सामान मंगाते हो, 50 रुपये का आपका टैक्स लग गया, वो 150 रुपये। आपने अगली बार फिर 100 का मंगाया, फिर 50 का टैक्स लग गया। अगली आपने फिर 100 का मंगाया, फिर 50 का टैक्स लग गया। सिंपल सी चीज़ है, कोई मतलब ही नहीं है, आप चीज़ कितना मंगाओ आपसे उतनी अमाउंट का टैक्स हर बार लिया जाता रहेगा। दैट इज टैरिफ। कोटा में क्या था कि आप 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं मंगा सकते तो नहीं मंगा सकते। ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी। इसमें प्राइस की बात ही नहीं की गई।
ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें नॉन प्राइस कौन सा है, नॉन प्राइस इसमें कोटा। क्लियर। टैरिफ एंड कोटा रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, ये क्या करते हैं, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक फर्म, डोमेस्टिक फर्म को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन से। आपने एक चीज नोट की होगी, हमने सब बातें की, हमने अपनी कंट्री के अंदर नई इंडस्ट्री की बातें की, गवर्नमेंट कितनी इंडस्ट्री लेगी, प्राइवेट क्या इंडस्ट्री लेगी। हमने ये भी बातें की कि हमारे हमारा जो प्लान होगा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का होगा, हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। हमने टैरिफ लगाने की बात की, क्वाटा लगाने की बात की इंपोर्ट को कम से कम करने के लिए, लेकिन हमने अब तक कहीं भी एक्सपोर्ट करने की बात नहीं की। वेरी स्ट्रेंज, ये चीज आपने नोट की, कहीं भी गवर्नमेंट ने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट ने जो टैरिफ और कोटा का रीजन दिया उसका पर्पस क्या था। गवर्नमेंट ने कहा कि इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर नॉट इन पोजीशन टू कम्पीट अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस बाय मोर डेवलप्ड कंट्रीज। गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज मतलब छोटी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी बहुत छोटी है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज। बेसिकली देखिए इनकी जो डेफिनेशन होती है वो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, ठीक है, तो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। तो डेवलपिंग कंट्रीज उस पोजीशन में नहीं थी कि वो ये कॉम्पीट कर सकें, एक दूसरे के साथ कंपटीशन ले सकें। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज के सामने एक नहीं सकती थी, उनका सारा प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर आता तो हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसको खत्म कर देता। तो इसलिए हमने ये जो बैरियर्स थे ये लगा दिए, इनको हम बोलते हैं बैरियर्स, हमने बैरियर्स लगा दिए, ठीक है, बाधाएं लगा दी कि जो डेवलप कंट्रीज का प्रोडक्ट है हमारी कंट्री में आ ही ना पाए। और दूसरा रीजन गवर्नमेंट ने ये दिया, फॉरेन एक्सचेंज बीइंग स्पेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, लोग सामान मंगा रहे हैं, क्या मंगा रहे हैं, लग्जरी गुड्स मंगा रहे हैं उससे, तो हमारा पैसा बहुत सारा बाहर जा रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए कोटा बना दिया कि आप इससे तो मंगा ही नहीं सकते। तो इसी को उन्होंने बोला कि ये थे इम्पोर्ट करने से रोकने के लिए बैरियर्स थे, ठीक है। तो नो सीरियस थॉट टू प्रमोट एक्सपोर्ट अंटिल मिड 19, कोई भी एक्सपोर्ट के लिए एफर्ट नहीं लगाए गए। देखिए बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इस जो ये 1956 की जो पॉलिसी थी इसको हमने LQT बोलते हैं शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, LQT, लाइसेंस कोटा टैरिफ, ठीक है। LQT याद रखना है कि जो 1956 की जो पॉलिसी थी हम उसको जो अगर एक ओवरऑल देखें 1990 से पहले की जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है हम उसको LQT में बताएंगे, आगे किस फॉर्म में बताएंगे, LQT में, लाइसेंस कोटा टैरिफ। लाइसेंस क्या होता है, नई इकोनॉमी नई इंडस्ट्री शुरू होगी बिना लाइसेंस के, ना उसमें एक्सपेंशन होगा ना उसमें प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। टैरिफ में क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा अमाउंट में। कोटा में क्या होगा, उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमने पब्लिक सेक्टर को जो रोल दिया था उसके सामने कुछ प्रॉब्लम आई है। पब्लिक सेक्टर अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर सका। पब्लिक सेक्टर को हमने इतना बड़ा रोल दिया कि आप इकोनॉमी में प्राइमरी रोल प्ले करोगे, हमने उसको शुरू के 2 कैटेगरी की इंडस्ट्री उन्हीं को दे दी। लेकिन उसके बाद देखते हैं पब्लिक सेक्टर को हमें रोल क्या दिया था, हमें रोल दिए थे डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है, ये हमने उसको रोल दिया। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जितने बैकवर्ड एरिया उनको डेवलपमेंट करना था। टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को प्रमोट करना था। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाना था। लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस के पास लैक ऑफ कैपिटल थी, हमें उनको सपोर्ट करना था। अब लेकिन यहाँ तो भैया पब्लिक सेक्टर की अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। क्या चल रही थी, ओवर स्टाफिंग, इनके अंदर स्टाफ हमने ज़्यादा भर लिया, वो आपस में लड़ते रहते थे कि तू कर ले, कोई काम करता नहीं था। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी अंडर यूटिलाइजेशन, वो अपनी कैपेसिटी का फुल यूज़ नहीं कर रही थी। अगर उनकी कैपेसिटी 100 बल्ब बनाने की पर डे थी तो वो केवल 60 पे काम कर रही थी, केवल 60 बल्ब पर डे बना रही थी। करप्शन बहुत हो गया था इनके अंदर। अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग, इनका जो प्राइस था वो इतना भी नहीं था कि वो प्रॉफिट मैं क्या कहूँ, प्रॉफिट तो चलो बात क्या है, प्रॉफिट नहीं निकाले, वो तो इतना भी नहीं बेच रहे थे कि उनका अपनी कॉस्ट ही कवर हो जाए। अगर किसी प्रोडक्ट का रेट 10 रुपीज़ है ना उनकी कॉस्ट, तो उसको भी वो 8 रुपीज़ में बेच रहे थे। इसको बोलते हैं अनप्रॉफिटेबल प्राइसिंग। इनएडिक्वेट ऑटोनॉमी, और उनका सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, उनको सरकार ने ऑटोनॉमी ही दे रखी थी, सारा का सारा इंटरवेंशन गवर्नमेंट के थ्रू होता था, गवर्नमेंट ही खुद आती थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो कंपनी चलाई उसके जो मैनेजर्स थे उनके पास डिसीजन लेने की ऑथोरिटी नहीं थी, तो कई बार बहुत लेट हो जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं,
इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि जो हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी कौन सी, आईपीआर 1956, जो हमने आईपीआर 1956 बनाई, इसका इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ा, इसके अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, इससे क्या क्या फायदा हुआ। शेयर इन जीडीपी, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, फ्रॉम 13% इन 1951 टू, जो 1951 में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो जीडीपी में शेयर था 13% था, वो 1991 आते आते 24.6% हो गया, जीडीपी में शेयर बढ़ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। इस पॉलिसी आने की वजह से जीडीपी में शेयर बढ़ा है। और जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो हर साल की 6% के आसपास हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है, केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर की है, ग्रोथ रेट हर साल 6% की हो गई 1956 से 1990 तक की। उसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्रीज फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट, जिस समय हमारी कंट्री आज़ाद हुई उस समय हमारे देश में सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट की इंडस्ट्री थी, सिर्फ दो ही। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी अलग अलग तरह की पीएसयूज खुल चुकी थी, जिसमें अपने बीएसएनएल का नाम भी सुना होगा, एक मॉडर्न ब्रेड कंपनी थी, चेतक स्कूटर था, एम्बेसडर वाली कार थी, काफ़ी सारी पीएसयू उस समय खुल चुकी थी। पता, हाँ आपको बता देता हूँ, 2001 तक जो ब्रेड थी ना, मॉडर्न ब्रेड कंपनी थी, वो भी सरकार बनाती थी ब्रेड भी 2001 तक। कैन यू बिलीव, आपको वो ब्रेड खरीदी तो भी आपको गवर्नमेंट ऑफिस में लाइन लग के ब्रेड लेना पड़ता था। 1999 तक बीएसएनएल, उसके अलावा कोई कंपनी अलाउड ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसएसआई गेव अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल हु डिड नॉट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म टू गेट इनटू बिजनेस। हमने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू की थी, उसने उन लोगों को भी बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी थी जिनके पास ज़्यादा बड़ी कैपिटल नहीं थी, क्योंकि एसएसआई की मैक्सिमम लिमिट थी 5 लाख, मिनिमम तो नहीं थी। अगर कोई 10,000 भी लगा रहा है वो भी एसएसआई में कवर हो जाता था, तो उसको भी फिर टैक्स बेनिफिट, इलेक्ट्रिसिटी रेट बेनिफिट्स, ये सब उसको भी मिल जाते थे। तो एसएसआई ने उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी बिजनेस करने के लिए जिनके पास बड़ी कैपिटल नहीं थी। और उसके बाद बाई प्रोटेक्शन, हमने जो प्रोटेक्शन दी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमने जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को जो प्रोटेक्शन दिया ना, अपने देश की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी, उसी वजह से आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक का अपने नाम सुने हुआ, एंकर कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत बढ़िया कंपनी है। और उसके बाद हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप अगर देखते हैं टाटा और जो मारुति है, ये जो कारें हैं, ये इन्हीं प्रोटेक्शन की दिनों की देन है। वरना आप देखिए जो वॉक्सवैगन जैसी कारें हैं, जो फरारी ग्रुप है, जो BMW ग्रुप है, वो खड़ा होने देता है इंडिया में, बिल्कुल ना खड़ा होने देता इन लोगों को। तो वो क्योंकि प्रोटेक्शन दे रखी थी हमने, जो हमने टैरिफ और कोटा वाली प्रोटेक्शन दे रखी थी, उस वजह से ही हमारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो पाई। हमने कहा ये इस पॉलिसी की पॉजिटिव इफेक्ट थे। अब नेगेटिव वालों ने क्या कहा, अब नेगेटिव सुनिए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन मोनोपोलाइजिंग, मोनोपोलाइजिंग मतलब जिसको सिर्फ सरकार बना रही है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जारी रखा, और खासकर मोनोपोली लेके जारी रखा, मतलब मोनोपोली मतलब वो खुद ही बनाती रही। ऑल्सो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जबकि उनकी जरूरत नहीं थी। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ने कुछ सेक्टर में अपना ही प्रोडक्शन जारी रखा, खुद ही वो चीज़ें बनाई जबकि उनकी जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब फ़ोन वगैरह, एंड मॉडर्न ब्रेड, ब्रेड कंपनी, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि जो ब्रेड होती है, हम खाते हैं ना ब्रेड, जैसे ब्रिटानिया वगैरह की ब्रेड आती है, वो सब भी सरकार ने अपने पास रखी 2001 तक, मॉडर्न ब्रेड। और टेलीकम्युनिकेशन 1999 तक। दीज कुड बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, इनको भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता था। पहले बीएसएनएल के कनेक्शन लेने के लिए 6-6 महीने लाइन लगती थी, रीजन था केवल सरकारी कनेक्शन देती थी। आज एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, इतनी सारी कंपनी है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आने के बाद से कितनी एफिशिएंसी अच्छी हुई है। दूसरा पॉइंट ये था कि मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म इनकर्ड ह्यूज लॉसेस बट कंटिन्यूड प्रेशर ऑन बजट। बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर फर्म है उनमें बहुत ज़्यादा लॉस हुए, करप्शन की वजह से लॉस हुए, ओवर स्टाफ की वजह से लॉस हुए, प्राइसिंग की वजह से लॉस हुए, गवर्नमेंट के ज़्यादा इंटरवेंट करने की वजह से लॉस हुए। तो ये जब सब लॉस हुए, उनकी एफिशिएंसी खराब थी, तो इससे क्या हुआ, हमारे बजट के ऊपर प्रेशर बढ़ा, यानी कि बजट डेफिसिट हमारा बढ़ता चला गया। ये भी एक इसका बहुत बड़ा रीज़न था। और हमने इसको बंद भी नहीं किया। बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं किया, बहुत सारे लोग उसमें काम करते थे। और फिर आपको पता ही है सरकारी संस्थाएं इतनी जल्दी बंद नहीं होती। अब तक एयर इंडिया हमारा लॉस में चल रहा है, हम चला रहे हैं,
हमारा BSNL लॉस में चल रहे हैं, चला रहे हैं। थर्ड, लाइसेंस वर यूज्ड बाय बिग फर्म टू स्टॉप एंट्री ऑफ न्यू फर्म। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम जिस लाइसेंस को चिल्ला रहे थे, नए नई फर्म शुरू करने को लाइसेंस लेना पड़ेगा। बड़ी फर्म्स क्या करती थी, जिनको लाइसेंस मिल गया, वो क्या करती थी कि बाबुओं को पैसे देके, घूस देके, जो नई फर्म आना चाहती थी ना, उनको लाइसेंस लेने नहीं देती थी। क्या नहीं करने देती थी उनको? लाइसेंस लेने ही नहीं देती थी। तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। लाइसेंस वर यूज्ड बाय बिग फर्म टू स्टॉप एंट्री ऑफ न्यू फर्म। इन लाइसेंस का यूज किया गया बड़ी फर्मों के द्वारा, जो नई फर्म आनी चाहती थी उनको एंट्री दिलाने से इसको रोकने के लिए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, परमिट लाइसेंस राज और एक्सेसिव रेगुलेशन। देखिए हर चीज के लिए लाइसेंस, हर चीज के लिए लाइसेंस, वो क्या कहा गया? परमिट या लाइसेंस राज या एक्सेसिव रेगुलेशन, मतलब जरूरत से ज्यादा रेगुलेशन करना। प्रिवेंट सर्टेन फर्म फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट। इसने बहुत सारी फर्मों को रोक दिया कि वो ज्यादा एफिशिएंट बन सके। एफिशिएंट मतलब अच्छा उत्पादन कर सके। रीजन है, आपको कुछ भी नया प्रोडक्ट भी उगाना है, नया प्रोडक्ट भी बनाना है, आपको उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, तो इसने भी काफी ज्यादा रोका। अब ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन की वजह से द इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड। रेस्ट्रिक्शन, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स को वही खरीदना पड़ता था जो कि इंडिया में ही होता था। अगर मेरे देश ने एक स्कूटर बनाया और वो स्कूटर मुझे पसंद नहीं भी आया, तो मुझे वही लेना पड़ता था। इससे क्या होता था कि जो कंपनीज थी उनको ये पता था यार ये कहीं कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं से लेगा। जो ब्रेड है, अब सोचो कि मॉडर्न ब्रेड वाली कंपनी सरकार बना रही थी, अब मुझे वो ब्रेड पसंद नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सरकार को पता था कि रेस्ट्रिक्शन जो इंपोर्ट पे लगा हुआ है, तो उनको पता था कि अब जिसको खरीदना वो यहीं पे खरीदेगा, जो प्राइस है उसी प्राइस पे खरीदेगा। तो उन्होंने कभी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। इससे क्या हुआ? क्वालिटी में डिग्रेडेशन आया। क्लियर? आपकी अगर कोई शॉप आपको पता है, उसके अलावा कोई कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, तो आप उसे अच्छी क्वालिटी की चाय दो या सामान दो ना दो, वो तो आप ही के पास आना है। यही इन लोगों ने सोचा। तो इससे क्या हुआ कि इनकी क्वालिटी डेटोरिएट हुई, मतलब गिरती चली गई। Point number 6, regarding protection, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as rich nation continues to do so। और प्रोटेक्शन के बारे में, जो हमने प्रोटेक्शन दी टैरिफ से या कोटा के थ्रू, उसके बारे में जो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि हमें जो प्रोटेक्शन तब तक देनी चाहिए थी जब तक अन्य देश दे रहे हैं, जो रिच कंट्रीज हैं वो दे रहे हैं। अदरवाइज अगर वो नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? तो इनका ये कहना ही है। और अगर हम सेवेंथ की बात करें, द पब्लिक सेक्टर फर्म्स ऑन दिस व्यू शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट। और अगर हम इन सब के लिए बात करें तो प्रॉफिट, हमें ये जो हम देखें ना, हम इस पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, हमें पब्लिक सेक्टर फर्म को उस चीज़ पे देखना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों का वेलफेयर किया, ना कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। और यही सब, ऑल दिस लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। इन सब ने गवर्नमेंट को एक नई पॉलिसी, जो 1956 से अलग 1991 में एक नई पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया, जिसको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने पहले 1956 की एक पॉलिसी बनाई थी, 1948 में बनाई, उसको चेंज करके 1956 में बनाई, फिर 1956 से चेंज किया, और अब 1991 में गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई। ठीक है, अब अगर हम इंडस्ट्री की एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की। देखिए इंपोर्टेंस, इंडस्ट्री की इंपोर्टेंस क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका यूज होता है, काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करती है। अब आप पूछोगे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे करती है? जितनी भी मशीनें बन रही हैं, हार्वेस्टर बनना है, ट्रैक्टर बनना है, वो तो इंडस्ट्री बनेगा। एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, उनका यूज़ करती है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर का अच्छी प्रोडक्टिविटी निकालती है। हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए बहुत स्कोप रहता है यहाँ पे। की ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री सबसे मेन चीज़ें हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। लीड टू सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट, सेल्फ, अपने आधारित डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री सबसे बड़ी जरूरी है। और प्रमोट रीजनल बैलेंसेस, क्षेत्रीय विकास करने के लिए इंडस्ट्री जरूरी है। इसमें से आपको 5 पॉइंट याद करने हैं, यानी 5। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री पॉलिसी 56 की बात करें, पब्लिक सेक्टर को इन्होंने इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट, ओनली फॉर गवर्नमेंट 17, सेकंड, स्टार्ट बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट कैन सपोर्ट ऐसी 12 इंडस्ट्री, और थर्ड प्राइवेट सेक्टर। फिर हमारी जो पॉलिसी थी वो LQT थी, लाइसेंस कोटा टैरिफ, और थर्ड हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमने इसमें बात की। लाइसेंस क्या था? परमिट फॉर न्यू यूनिट,
या अपग्रेड एग्जिस्टिंग वन फॉर रीजनल ग्रोथ। कोटा क्या था? क्वांटिटी टू इंपोर्ट। टैरिफ क्या थी? टैक्स ऑन इंपोर्ट। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या थी? 1950 तक जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 लाख थी, प्रेजेंट में 5 करोड़ है। लेबर इंटेंसिव होती है, इनको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन, काफ़ी सारे कंसेशन मिलते हैं। अब अगर हम इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकालें, जो हमारा चैप्टर सेकंड था, तो हमने देखा कि अवर इंडस्ट्रीज बिकम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस। हमारी इंडस्ट्री क्या होगी? काफ़ी सारी डाइवर्सिफाई। बेसिकली क्या होगी? हमारी इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हो गई। ये डाइवर्सिफाई हो गई हमारी। अगर हम इंडिपेंडेंस की तुलना में बात करें, हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो गई। इंडस्ट्री यार जो इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस के टाइम में तो हमारे यहाँ सिर्फ जूट और कॉटन थी। उसके अलावा हमने बहुत सारी 1990 आते आते बहुत तरह की इंडस्ट्री बना ली थी। तो इसी को हमने बोला डाइवर्सिफिकेशन, विविधताएं। क्लियर? इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। अब हम जो फूड हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम उसमें क्या बन गए? सेल्फ सफिशिएंट बन गए। ये भी हमारा एक अच्छा पॉइंट था इस पूरे पीरियड में, 1947 टू 1990। इस पूरे पीरियड का हम एक एनालिसिस करते हैं। लैंड रिफॉर्म की अगर हम बात करें, रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। हमने जमींदारी सिस्टम को एबोलिशन कर दिया, खत्म कर दिया जमींदारी सिस्टम, जो कि बहुत ही गंदा हेटेड सिस्टम था। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और गवर्नमेंट के जोरों से रेगुलेशन ने प्रिवेंट किया, रोका बिजनेसमैनों को बनने से, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस हाउस को खड़ा होने से। इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन नो इम्पोर्ट। प्रोटेक्शन के नाम पे ना तो कोई इम्पोर्ट किया गया, ना ही उनके बीच में कोई कंपटीशन डेवलप हुआ, कोई प्रतियोगिता डेवलप हुई। तो नो क्वालिटी अपग्रेडेशन, कोई भी क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ। इंडियन पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड। भारत की जो पॉलिसीज थी वो इनवर्ड थी, मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे थी। इनवर्ड ओरिएंटेड मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे थी। दैट फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, जो एक एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप नहीं कर सकी। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं, हम उनको एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, प्लान क्या है? बिल्कुल मैंने वही डेफिनेशन बता दी। प्लान एक ये बताता है हमें कि हमें नेशन के रिसोर्स कैसे यूज करने हैं। इसके एक जनरल गोल होते हैं, कुछ स्पेसिफिक गोल होते हैं, जिनको हमें स्पेसिफाइड पीरियड टाइम में अचीव करना है। देखिए, टाइम स्पेसिफाई है यहाँ। शॉर्ट टर्म प्लान 5 ईयर है, और लॉन्ग टर्म प्लान जो डेवलपमेंट के लिए यूज किए गए थे वो 20 ईयर्स के थे। वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? इंडिया ने प्लानिंग क्यों अपनाई? देखिए, इंडिया ने प्लानिंग कुछ रीजन की वजह से अपनाई है। पहला, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज वेरी हाई एंड पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी वाज वेरी लो। मतलब जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमने देखा कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ही हाई था। पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ जीडीपी हमारे यहाँ बहुत ही लो थे। आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी, कि फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो 2% थी। क्लियर? और पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ थी हमारी वो 0.5% थी। तो आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया की हेल्थ कितनी बुरी थी। और हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो डेवलप नहीं थे, और हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल कर दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा बैकवर्ड और स्टैग्नेंट स्टेज था, बहुत ही पुरानी अवस्था में था। और कैपिटल विद प्राइवेट इंडिविजुअल वाज वेरी लो। ये सब रीजन थे, इनकी वजह से हमें प्लानिंग अपनानी पड़ी। अगर हम बात करें कि प्लानिंग के अंदर गोल क्यों नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। वैसे लाइन देखिए बहुत अच्छी है। गोल्स आर अल्टीमेट टारगेट टू एंश्योर सक्सेसफुल प्लान। गोल अल्टीमेट टारगेट है जो सक्सेसफुल प्लान के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, इफ ए प्लान हैज नो स्पेसिफिक गोल, अगर किसी प्लान का कोई गोल नहीं है, द प्लान वुड बी डायरेक्शनलेस, प्लान की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दिस विल लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इन इकोनॉमी, ये इकोनॉमी में सारे रिसोर्स वेस्ट कर देगा। हैंस प्लान शुड स्पेसिफाई गोल टू बी अचीव विद इन अ डेफिनेट पीरियड। प्लान के साथ पास स्पेसिफिकल गोल होने चाहिए जो उसको एक पीरियड में अचीव करनी है। मतलब अगर मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स? ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड क्या है? एचवाईवी सीड्स क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आर यूजफुल इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड वो हैं जो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में बहुत ही यूजफुल है। दीज सीड्स आर आल्सो नोन एज मिरेकल सीड, इनको जादुई सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। द यूज ऑफ एचवाईवी सीड रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर एंड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। सो ये 2 बार हो गया, ये नहीं है, यहाँ तक खत्म है।
HYP सीड्स को यूज़ करने के लिए हमें रेगुलर वाटर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए और फर्टिलाइजर चाहिए। इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस क्या है? मार्केटेबल सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर एंड द पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट यूज्ड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। मतलब जो उसने सेल्फ कंजम्पशन करा और जो उसका आउटपुट हुआ था, उनके बीच का डिफरेंस मार्केटेबल सरप्लस है। मार्केटेबल सरप्लस मतलब होता है कि मार्केट में बेचने के लिए उसके पास कितना बचा, मार्केट में बेचने के लिए कितना बचा। अगर मैंने 100 यूनिट बनाई है और 20 में घर में कंज्यूम कर सकता हूँ, तो 80 यूनिट मेरा क्या है? मार्केटेबल सरप्लस है। दैट इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स। एग्रीकल्चर का वो पार्ट जो फार्मर के द्वारा मार्केट में बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप, एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म। देखिए दो चीजें बतानी है इसमें, नीड और टाइप। रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड रिफॉर्म हुई, उनकी नीड क्या थी और उनके टाइप क्या थे, किस किस तरह के वो थे। तो हम देख लेते हैं नीड पहले क्या थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नीड क्यों थी, उनकी जरूरत क्यों थी? हम बताएंगे कि ओनरशिप ऑफ लैंड वाज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। जब हमारी इंडिपेंडेंस थी तो जो लैंड की ओनरशिप थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? कुछ ही लोगों के हाथ में थी। और कुछ कौन थे? जमींदार थे। दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, दिस लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। इससे क्या हुआ? फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। एंड वाज ए मेजर हिंड्रेंस टुवर्ड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। और ये जो रूरल डेवलपमेंट में, रूरल पॉपुलेशन की डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ी बाधा थी, क्योंकि फार्मर्स का जमींदारों के द्वारा शोषण हो रहा था। हम उनका एक डेवलपमेंट करना चाहते थे, सोशल भी, सामाजिक स्तर पर भी और इकोनॉमिक, उनके पैसे के स्तर पर भी उनका एक डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो उनका एक बहुत बड़ा जो शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए हमें लैंड रिफॉर्म की जरूरत थी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज देयरफॉर एन एरिया ऑफ फोकस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज गवर्नमेंट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारी भारत सरकार की एक प्राथमिकता थी। अब भारत सरकार ने किस किस तरह के लैंड रिफॉर्म किए ये हमने पढ़े थे पीछे भी, लेकिन अब फिर भी एक बार देख लेते हैं। 6 तरह के थे लैंड रिफॉर्म। रिफॉर्म हमारे 6 तरह के हुए। हमने इंटरमीडियरीज को हटा दिया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो मध्यस्थ थे, जमींदार थे, हमने उनको खत्म कर दिया। टेनेंसी रेगुलेशन, जो हमारा किराएदार थे, जो फार्मर्स हमारे यहाँ पे टेनेंट थे, हमने उनको रेगुलेट करने के लिए कानून बना दिया। सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कोई फार्मर कितनी, द limit of a land that a farmer can hold, the limit of a land that a farmer can hold, the excess of that particular limit will be transferred to the tenant। जो भी उसकी एक लिमिट होगी, जो एक फार्मर होल्ड कर सकता है, एक लिमिट बता दी गई, उससे ऊपर जो भी लिमिट होगी वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। बेसिकली इससे क्या हुआ, जब ये हमने इंटरमीडिएट्स खत्म किए, ये मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, तो जो टेनेंट थे अब वो जमींदारों कंट्रोल में तो नहीं हुए, गवर्नमेंट ने खत्म किए। गवर्नमेंट ने किसानों और अपने बीच में जमींदारों को खत्म कर दिया। तो अब जो किसान थे वो डायरेक्ट जमींदार गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो रिफॉर्म्स हुए, क्या उसके बाद जो फार्मर्स थे वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए? बिल्कुल आ गए, वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए, क्योंकि उनके बीच से हमने जमींदार खत्म कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं, अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट डिस्पर्स लैंड होल्डिंग, हमने लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया। एनकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, हमने जॉइंट फार्मिंग को प्रमोट किया। सेटलमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी, हमने टेनेंसी को भी रेगुलेट किया। अब देखते हैं व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। बिल्कुल सेम मैंने स्लाइड वही उतार दी है, आप इसके बाद पढ़ लेना, पर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? व्हाई वाज इट इम्प्लीमेंटेड, इसको इम्प्लीमेंट ही क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या थी? एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर, इसने फार्मर को बेनिफिट क्यों किया? ये सारे इफेक्ट जो है ना, ये बेनिफिट है, ठीक है। और इसकी जरूरत क्या थी वो यहाँ पे आ गया। व्हाई वाज इट इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे आ गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर। व्हाई वाज इट इम्प्लीमेंटेड में ये नीड ही आएगी, इसकी आवश्यकता क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ,
विद इक्विटी, ग्रोथ हो पर इक्विटी भी रहे, ये हमारा क्लाइमेट का ऑब्जेक्टिव है। ऐसा क्यों? तो पहले ग्रोथ क्या है? हमने पढ़ा था ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम मतलब जीडीपी है, जो उसके अंदर इंक्रीज हो जाए, वही ग्रोथ है। एंड इक्विटी क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इक्विटी कहती है कि जो भी नेशनल इनकम है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल मतलब क्या होता है? जिसको जितनी जरूरत है, जो जितना डिजर्व करता है, उसको उतना मिले। आप ऐसा समझिए, डॉक्टर डॉक्टर और मजदूर की सैलरी कभी एक तो हो नहीं सकती, डॉक्टर को कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इंजीनियर और रिक्शा वाले की सैलरी, रिक्शा वाले की इनकम एक जैसी नहीं हो सकती। बेसिकली उसने इतनी पढ़ाई करी तो इंजीनियर को पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, तो उसको कुछ पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, बट वो इतने ज़्यादा भी ना हो कि उस, मतलब कि वो डॉक्टर दिन में 50,000 रुपये कमा ले और वो रिक्शा वाला पूरी ज़िंदगी में भी 50,000 ना कमा पाए। ये डिफरेंस ना होना चाहिए, ठीक है? वो इक्विटेबल नहीं है। तो हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देना है, लगभग पैसे उनको अपने काम के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एवरी नेशन, हर देश के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ग्रोथ अलोंग विद इक्विटी। ये बहुत ही जरूरी है कि उसकी जो ग्रोथ है वो इक्विटी के साथ साथ चले। इफ देर इज ओनली ग्रोथ, अगर सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है विदाउट इक्विटी, मतलब उनमें जो गरीब है उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा। विदाउट इक्विटी मतलब क्या है? कि जो गरीब है उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी आप देखिए, हमारे लॉकडाउन हुआ कंट्री में, 50, हमारी कंट्री में हमें ये डाटा निकल के आया है कि हमारी कंट्री के अंदर 52 करोड़ लोग मजदूर हैं। इसका मतलब ये पता है, आप यही सी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि एक कंट्री जिसके अंदर 52 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूर है, तो इसी चीज़ का आप आइडिया लगाओ कि हमारी कंट्री के अंदर इनकम इनक्वालिटी कैसी है, जिसको हम 1956 से 1947 से 1990 के प्लान में खत्म करना चाहते हैं, वो आज तक भी खत्म नहीं हुई। If there is only growth without equity in the economy, then it means that everyone is not enjoying the benefit of growth. अगर हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ ग्रोथ है, तो इसका मतलब यही है कि हर कोई उस ग्रोथ का बेनिफिट नहीं ले पा रहा। In this regard, planners have to ensure that prosperity of economic growth should reach all people. इसके लिए जो हमारे प्लानर्स थे उनको ये इंश्योर करना था कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो सबको मिले। एवरी इंडिविजुअल शुड बी एबल टू फुलफिल हियर बेसिक नीड ऑफ फूड, हाउस, एजुकेशन, शेल्टर, हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें सबको मिले। सो गवर्नमेंट शुड एंश्योर अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ वेल्थ अमंग द पीपल। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि बिल्कुल सही तरीके से जो पैसा है उसका लोगों के बीच में बंटवारा हो, एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी, ये सब चीज़ें खत्म हो। देयरफॉर ग्रोथ विद इक्विटी इज मोर रेशनल एंड डिजर्विंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश पे। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो पहले लिख रखा है इस पे। डज मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। मॉडर्नाइजेशन मशीनी मतलब मैकेनाइजेशन, और ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ। मतलब कि कहना ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम मशीन मॉडर्न अपने आप को मॉडर्न करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट को कम करते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम अनएम्प्लॉयमेंट लोग बढ़ा रहे हैं, मतलब हम अपने यहाँ से बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे हैं और रोजगार कम करते जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन ये है, डज मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? क्या वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है? तो हम पहले कहेंगे मॉडर्नाइजेशन क्या है, ये बताएंगे। मॉडर्नाइजेशन इज द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। मॉडर्नाइजेशन मतलब है हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करें, गुड्स एंड सर्विस की जब प्रोडक्शन करें, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। इट डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इन फैक्ट मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गो हैंड इन हैंड। अगर हम बात करें, मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो साथ साथ ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द फैक्ट्री कैन लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हम बात करें फैक्ट्री के अंदर, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो वो आउटपुट बढ़ा सकता है। अगर एक फार्मर की बात करें, अगर वो HYP सीड्स यूज करने लग जाए कन्वेंशनल सीड की बजाय, कन्वेंशनल मतलब जो पुराने जमाने से करता यूज आ रहा है, उनकी बजाय अगर वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज करे तो उसका भी प्रोड्यूस बढ़ सकता है। हाउएवर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, इट मे हैपन दैट सम पीपल डू नॉट गेट जॉब्स बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन।
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को जॉब ना मिले मॉडर्नाइजेशन की वजह से। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में, आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल इन सोसाइटी। कह रहा है जो इससे आउटपुट बढ़ा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, वो लोगों की इनकम बढ़ाएगा आने वाले समय में। दिस फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। और ये क्या करेगा, जो प्रोडक्शन बढ़ाए तो ये डिमांड भी बढ़ाएगा गुड्स और सर्विस की। अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ाया है तो यार कि वो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही ना, तभी तो हम बढ़ा रहे हैं। हेंस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीज टू मीट द डिमांड ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी। कह रहे हैं नहीं कि जो लोगों की डिमांड बढ़ी, अब वो चीज़ें खरीदेंगे, उनको बेचने के लिए लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है ना, वो एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वॉज इट नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। सेल्फ रिलायंस हमने क्यों रखा? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? एलिमिनेटिंग द डिपेंडेंसी ऑन अदर नेशंस, हम अपना प्रोडक्ट खुद बनाएं। एनकरेजिंग प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स डोमेस्टिकली, हम जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसको खुद बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या था, देखिए हमारा सारा फूड ग्रेन हम खुद बनाएंगे, हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट खुद बनाएंगे। हमने आपको बताया था क्योंकि जो डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर फूड टेक्नोलॉजी कैपिटल गुड्स विच अफेक्टेड इंडिया सोवरेनिटी एडवर्सली। देखिए कुल मिला के इसमें हमें ये देखना है कि वो कह रहा है कि जो इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस होना क्यों जरूरी था। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि अपने जो भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसको अपनी कंट्री में डोमेस्टिकली खुद प्रोडक्शन करेंगे। और खास करके फूड प्रोडक्शन में हमने देखा था कि अगर हम फूड प्रोडक्ट भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी अपनी सोवरेनिटी मीन्स राइट टू टेक डिसीजन, वो भी हमारी खतरे में आ सकती है। हमें फॉरेन गवर्नमेंट की बात माननी सकती है, इसलिए गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंट एक पॉलिसी अपनाई। सही है, तो इसलिए इस पे जो फर्स्ट 7 ईयर्स प्लान थे बहुत जोर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी? सेक्टोरल कंपोजिशन क्या है? इज इट नेसेसरी दैट द सर्विस सेक्टर शुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी? क्या ये जरूरी है कि सर्विस सेक्टर को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए? कमेंट इसके बारे में बताइए। देखिए सेक्टोरल कंपोजिशन क्या होता है भाई? सेक्टोरल कंपोजिशन मैंने आपको बताया था। सेक्टोरल कंपोजिशन में ये बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर द्वारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर द्वारा और सर्विस सेक्टर द्वारा किसी इकोनॉमी के जीडीपी में कितना योगदान दिया जा रहा है, कितना पार्टिसिपेशन किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना दिया जा रहा है। अब कह रहा है कि क्या ये नेसेसरी है कि सर्विस सेक्टर ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा? हाँ यही जरूरी है, यस इट इज नेसेसरी दैट द सर्विस सेक्टर शुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। कह रहा है जरूरी है कि सर्विस सेक्टर को ज़्यादा रोल प्ले करना चाहिए। व्हेन एन इकोनॉमी ग्रोज, जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है, देयर एग्जिस्ट ए सिचुएशन कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज। तो जो लोग एग्रीकल्चर में है उनमें से कुछ लोग जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे उनमें से कुछ लोग निकलेंगे बाद में सर्विस करेंगे। ठीक है, दिस implies that the economy's dependence on agriculture sector will decrease to the minimum level and the share of industrial and service sector in the total GDP will increase over the year। इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी की डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए यहाँ से कम हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, और इंडस्ट्री का शेयर और सर्विस सेक्टर का शेयर जीडीपी में बढ़ेगा। द ग्रोथ इन द परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर विद हायर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कह रहे जैसे जैसे आप सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। देखिए ये जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होना था ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एक चेनिंग प्रोसेस है। पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर से सर्विस। पर इंडिया केस में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया केस में क्या हुआ? इंडिया सीधा एग्रीकल्चर से इंडिया ने सर्विस सेक्टर पर जंप लगा दिया। अब आप कहोगे सर इसमें गलती क्या है? सर्विस सेक्टर तो ज़्यादा होना चाहिए। हम कहेंगे इसमें गलती है। इसमें गलती ये है कि सर्विस सेक्टर के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके। वो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग के पास। एक फैक्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। क्लियर? तो अब हमने जब वहाँ पे लोगों को नहीं रखा तो हमें लोग ही दिखते हैं, तो हमें एग्रीकल्चर में दिखते हैं या थोड़े बहुत हमें सर्विस सेक्टर में दिखते हैं। ये दिक्कत है। नेक्स्ट देखिए ये पढ़ना है आपको। वाई द पब्लिक सेक्टर गिवन ए लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। पब्लिक सेक्टर को एक लीडिंग रोल क्यों दिया गया?
पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं या मैनेज किए जाते हैं, इनका मालिक गवर्नमेंट होती है। अब अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी और अंडर डेवलप थी। हमने इसको एक लीडिंग रोल दिया। क्यों दिया? ये रीजन थे। पहला, प्राइवेट के पास कैपिटल बहुत ही कम थी। दूसरा, मार्केट साइज बहुत छोटा था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। तीसरा, इंडिया में हमें सोशलिस्ट बेस बनाना था। सोशलिस्ट बेस मतलब वेलफेयर करना था, लोगों का वेलफेयर के लिए देखना था, और हमें सोशल वेलफेयर करना था। सही है, जिसमें हमें मार्जिन का प्रॉफिट से ज्यादा लोगों की भलाई पर ध्यान देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Explain the statement that green revolution enabled the government to procure sufficient food grain to build its stock and could be used during times of shortage. इस बात पे बताओ कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इससे गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक बना लिया। क्या बना लिया? स्टॉक। तो जो फूड का स्टॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। अब हम देखिए, वो कह रहा है कि आप इस स्टेटमेंट को समझाइए, इसे एक्सप्लेन, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन ने बहुत ही ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन किया है और गवर्नमेंट ने इससे स्टॉक बना लिए हैं, इसका स्टॉक कर लिया है, ताकि हम जब भी हमारे पास शॉर्टेज होगी हम उसको यूज़ कर सकें। तो देखिए, हम कहेंगे आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन फार्मर्स वर एबल टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड ग्रेन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद फार्मर्स सरप्लस फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे थे, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट इज मोर देन रिक्वायर्ड फूड ग्रेन, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा था। दिस सरप्लस वाज परचेज बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन बफर स्टॉक। ये जो सरप्लस था गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए। दिस बफर स्टॉक वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज। ये जो बफर स्टॉक है गवर्नमेंट के द्वारा शॉर्टेज टाइम पे यूज किया जाता है। Hence the green revolution enabled the government to procure sufficient food grain। ये वाला सब कुछ हमने जो बहुत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Why subsidies encourage farmers to use new technology? They are a huge burden on the government finances. Discuss the usefulness of subsidies in the light of this fact। क्या सब्सिडी, जो नई टेक्नोलॉजी, कई बार सब्सिडी जो होती है नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन भी है। इसकी यूजफुलनेस को, सब्सिडी की यूजफुलनेस को समझाइए इस फैक्ट के द्वारा। तो देखिए, हम पहले सब्सिडी वाली स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड 18, 19, 20 सब्सिडी के बारे में। सब्सिडी क्या है ये हम देख लेंगे यहाँ पे। मॉनेटरी असिस्टेंस जो देती है 4 तरह की देती है गवर्नमेंट का। देखिए, आज 3,02,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, और ये इसके क्रिटिक्स हैं और ये इसके फेवर है। ये आपको सारे याद करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट, why despite the implementation of green revolution 65% of India's population continue to be engaged in the agriculture sector till 1990। कह रहा कि ग्रीन रिवोल्यूशन भी आ गया, फिर भी जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 65% आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? इसका आंसर मैंने आपको पिछली क्लास में दे दिया कि जो हमारी इंडिया था, इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सका ढंग से। इंडिया वॉज नॉट एबल टू अटेन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया ये नहीं कर सका। इंडिया ने क्या किया कि सीधे सर्विस सेक्टर पे जंप कर लिया। आप इसके ऊपर पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया ने मतलब इंडिया ने क्या किया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद से हम कम लोगों को काम करा सकते थे, लेकिन हम कम लोग, हमें जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर आज भी डेवलप नहीं कर पाए। और इसने क्या किया? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप किया है। कहाँ पे? एग्रीकल्चर में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? डिस्गाइज मैंने छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्या बेरोजगारी होती है? ये एक ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक खेत है, उस पर 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 6, मतलब भले वो, उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं कर रहे, उसमें 6 लोग बेरोजगार हैं। आप उनको निकाल दोगे तब भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक शॉप है, उस शॉप पे 2 लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसी में उसका पिताजी बैठा है, फिर पिताजी का बेटा, फिर उनके चारों भाई, वही 6-7 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जरूरत थी 2 लोगों की और काम कर रहे हैं 10-12 लोग, तो इसी को हम बोलते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। तो पब्लिक सेक्टर इज वेरी, तो यद्यपि पब्लिक सेक्टर इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर बहुत जरूरी है। मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनकर ह्यूज लॉसेस एंड आर ए ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कह रहा कुछ पब्लिक सेक्टर तो बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर बहुत सारा लॉस ले रहे हैं और हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सुखा रहे हैं। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट। अब बताइए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे लिए क्यों जरूरी है।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके आगे कि पब्लिक, देखिए मतलब कह रहा है कितनी इसमें बेइज्जती मार दी पहले, फिर कह रहा तारीफ करो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे लिए जरूरी है। कह रहा है इनमें लेकिन बहुत लॉस होता है, फिर भी हम उनको चलाए जा रहे हैं। अब बताइए हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम कहेंगे यस इट्स ट्रू दैट ऑल्सो द पब्लिक सेक्टर इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंकर ह्यूमन लॉसेस एंड ड्रेन ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज। हम ये बात मानते हैं कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जब वो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं तो हमारी रिसोर्सेज को सुखा देते हैं। हाउएवर द पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग सोशल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये पॉइंट है, इंप्रूविंग सोशल वेलफेयर। इंप्रूविंग क्या करते हैं पब्लिक सेक्टर? सोशल वेलफेयर करते हैं। गवर्नमेंट का काम सोशल वेलफेयर भी है, ठीक है। प्राइवेट के लिए वो चीज़ जरूरी नहीं है। आज भी BSNL 75 रुपये में 6 महीने की इनकम ही दे रहा है, और यही जियो वगैरह तो 75 रुपये में 1 महीने की इनकम दे रहे हैं। बेसिकली कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके रेट कम होते हैं। सरकारी बैंक 500 रुपये में अकाउंट खोल देते हैं, जीरो बैलेंस भी खोल देते हैं, पर क्या प्राइवेट बैंक खोलते हैं? नहीं खोलते। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये से कम ICICI बैंक मिनिमम बैलेंस पे अकाउंट खोलता है। तो उनका काम सोशल वेलफेयर नहीं है, उनका काम प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर? मजदूर वर्ग कहाँ जाएगा अगर उनका खाता नहीं खुलेगा तो ये कौन कर सकता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम पब्लिक सेक्टर की यूजफुलनेस की बात करें तो वो हम इन पॉइंट्स समझ सकते हैं। एक तो हमारे लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बनाते हैं ये लोग, क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री बेस, इंप्रूविंग सोशल वेलफेयर, लोगों को भला करते हैं, रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी, इनकम के बीच का जो अंतर है उसको कम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है उसमें वृद्धि करते हैं, लॉन्ग टर्म जेस्टेशन प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है, लॉन्ग टर्म जेस्टेशन प्रोजेक्ट जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइज होती है उनका जो रिटर्न देने का जेस्टेशन प्रोजेक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट जो हमें बहुत सालों बाद रिटर्न देंगे। जैसे मैंने एक बांध बनाया, बांध बनने में 8 से 9 साल लग गए, तो उस पर यूज में कब शुरू होगा? 9-10 साल बाद। तो पैसे तो आज लगेंगे लेकिन शुरू 9-10 साल बाद होगा, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग लॉन्ग जेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? ये हमने पढ़ लिया था, इम्पोजिंग टैरिफ एंड कोटाज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ये आप इसके ऊपर पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ आपका कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी कि जो हम टैरिफ और कोटा लगाते हैं उससे हम कैसे बचा सकते हैं। जब आप इम्पोर्ट करोगे, आप उससे बहुत ज़्यादा टैक्स ले लोगे, तो आप वो इम्पोर्ट प्रोडक्ट इम्पोर्ट नहीं होगा। आपने कोटा सेट कर दिया, क्वांटिटी सेट कर दी कि इससे ज़्यादा नहीं आएंगी, तो यानी कि यहाँ के लोगों को यही वाला सामान खरीदना पड़ेगा, इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18, वाई, क्यों एंड हाउ, कैसे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग। IPR 1956 ने प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया? देखिए पहले तो हमारा एक ये हमने IPR लेके आए 1956 में, हमारा क्यों लेके आए? टू अचीव द एम ऑफ सोशलिस्ट स्टेट, हमें सोशलिस्ट स्टेट बनानी थी। इसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई। क्या बनाई? 3 कैटेगरी। कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूसिवली बाय द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के द्वारा। कैटेगरी 2 में शुरू कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको वो सप्लीमेंट करेगा। पब्लिक सेक्टर विल परफॉर्म द प्राइमरी रोल, प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट। कैटेगरी 3 इसमें जो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में नहीं है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस बनाया। अगर आप न्यू इंडस्ट्री लगाना चाहते हो या अपनी कैटेगरी एक्सटेंड करना चाहते हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसमें टैक्स लगाना हो, टैक्स का एग्जम्पशन हो, सब्सिडी हो, सब गवर्नमेंट ने इनको दी है। सही है, तो गवर्नमेंट ने इनको कंट्रोल किया है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग। ये मैंने मैच कर रखे हैं सीधा। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? चेयरपर्सन। GDP क्या होता है? जो भी फाइनल द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन द ईयर। मैंने आपको बताया था कि पूरी एक कंट्री के अंदर, जैसे हमारा प्यारा भारत, इसकी बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन होगा, सॉरी ये मेरे पास सही से नहीं बना, उसके लिए मैं कुछ समझ चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये जो इसकी जो बाउंड्री में जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये जो भारत की, एक सेकंड,
ये जो भारत के अंदर जहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा वो सब उसकी जो वैल्यू होगी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, वो जीडीपी में आएगा। कोटा क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन विच कैन बी इम्पोर्टेड। क्वांटिटी बतानी है, कोटा मतलब क्या है? क्वांटिटी, ये क्वांटिटी। लैंड रिफॉर्म क्या है? इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, ये पर्पज है लैंड रिफॉर्म का। और हाईली वैरायटी सीड क्या है? सीड दैट गिव लार्ज proportion ऑफ आउटपुट, जो ज़्यादा आउटपुट दें वो HYV सीड है। सब्सिडी क्या है? मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ये क्या है? हमारी सब्सिडी। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप देखिए, वीडियो आपको ये लंबी लग रही होगी, ये वीडियो लंबी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने में इतना टाइम लगता है। आपको करना क्या है, इन चैप्टर्स के ये जो नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद इन्हीं चैप्टर को एक बार फिर से नोट्स के थ्रू देखिए। क्या जो चीज़ आपको रिकॉल नहीं हो रही वो आप मुझसे पूछिए, लेकिन ये चैप्टर आपको क्लियर करने हैं। शुरू के जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये तीनों ही हैं। उसके अलावा कोई आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ये चैप्टर आपको करने ही करने हैं हर हाल में। इनको ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं।